हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम 18 दिनांक की एसएसटी वर्कशीट को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे होगी। तो इसका जो टॉपिक है वो आ जाता है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप ये जो वेब चार्ट है ना, देखो इसमें, देखो आप इसमें 3 पार्टीशन हो रखे हैं आपके। ठीक है, सबसे पहला हमारा आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा हमारा आ जाता है टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें जैसे आपका खेती वगैरह जिसमें आ जाए, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, खेती वगैरह। ठीक है, मतलब जैसे जो रॉ मटेरियल, इससे क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल आता है यहाँ से हमारा, जैसे ज़मीन से, जैसे हम खेती की बात कर लें फॉर एग्जांपल, हमने एग्रीकल्चर ले लिया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हमारा रॉ मटेरियल इतने सारे फल मिल रहे हैं, फसल मिल रही है, वीट मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारे रॉ मटेरियल इससे मिलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, फ़िशिंग ले लिया मैंने। फ़िशिंग में क्या है, सीधा हमें मछली मिल रही है एज ए रॉ मटेरियल। अब हम मछली से और कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे हमारे फल वल हैं, इससे हम और कुछ भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे सामान जिससे हम आगे जाकर और कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो रॉ इनकम बोलते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आपको प्राइमरी, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारा आ जाता है दूसरा विच इज़ सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में मेनली मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। ठीक है, मतलब जैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, एक बिस्कुट का एग्जांपल ले लो आप। अब इसमें बिस्कुट में रॉ मटेरियल क्या हो गए? शुगर, आपकी शुगर और फ्लोर, आपका आटा, ये सब क्या है? ये सब रॉ मटेरियल है। अब इन रॉ मटेरियल को मैंने करा प्रोसेस। कहाँ किया प्रोसेस? फैक्ट्री में किया मैंने प्रोसेस। ठीक है, अब फैक्ट्री में मैंने प्रोसेस किया और क्या बना दिया? एक बिस्कुट बना दिया। तो इसका मतलब है क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। यहाँ पर चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, फैक्ट्री वगैरह जैसे हो गया। तीसरा हमारा आ जाता है टर्शियरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब जो बाकी बच गए वो सारे इस सेक्टर में आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जीडीपी पे, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year and the sum of production in the 3 sectors gives what is GDP। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे भाई जीडीपी है क्या, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक्चुअली जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं, जो फाइनल गुड आया है हमारा, फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे मैंने बोला था उस केस में बिस्कुट, तो बिस्कुट क्या है? हमारा फाइनल गुड है। तो ये जो फाइनल गुड की वैल्यू होती है, सर्विसेज की वैल्यू होती हैं, हर एक सेक्टर में जो प्रोवाइड होती है, मतलब हर एक प्राइमरी सेक्टर जो फाइनल गुड आया है, सेकेंडरी सेक्टर जिससे जो फाइनल गुड आया है, उन सबको मिला के एक ईयर में जितना भी हुआ सम ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं? जीडीपी। मतलब जीडीपी में आपके फाइनल गुड्स एक ईयर के जो है कैलकुलेट होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है भाई? अच्छा, डबल काउंटिंग देखो, अब जैसे मैंने बिस्कुट का एग्जांपल लिया था, तो बिस्कुट के एग्जांपल में क्या था? अब अगर मुझे, जैसे अगर मैं ख़रीदने गई बिस्कुट, अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं जो उसमें चीनी लगी हो, इसमें जो चीनी यूज़ हुई है, उसमें जो मैदा यूज़ हुआ है, जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, अब सबको मैं करूँगी? नहीं, सबको थोड़े ना करूँगी। तो अब आप ये समझिए मेरी बात कि अब ऐसा नहीं है कि मैं चीनी के अलग पैसे दूँ, जो चीनी यूज़ हुई है उसके भी पैसे मिल जाएंगे, जो मैदा यूज़ हुआ है उसके, ऐसे तो बहुत बहुत महंगा हो जाएगा आपका बिस्कुट। ठीक है, इतना महंगा तो होता नहीं है बिस्कुट। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड को गिनते हैं। ठीक है, फाइनल गुड मतलब बस बिस्कुट के पैसे। ठीक है, अच्छा, तो इस वजह से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नहीं आता, बार बार हम उसी चीज़ को नहीं गिनते बार बार। ठीक है, अच्छा, अब
हम आ जाते हैं, इन्होंने एक टेबल दे रखी है आपको कि कब कितने कितने सालों में कितना कितना शेयर आया जीडीपी से, जीडीपी में किस किस सेक्टर का। ठीक है, अब इस नीचे इसमें लाइन लिखी हुई है, देखो ज़रा कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ जीडीपी वेयर एज द एम्प्लॉय अराउंड हाफ द पीपल। मतलब इससे साफ साफ पता हो चलता है हमें इस टेबल से कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है हमारा 3/4 ऑफ द जीडीपी यहीं से आती है। मतलब 3/4 जो पैसा आ रहा है ना वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, वेयर एज दे एम्प्लॉय अराउंड हाफ द पीपल, वेयर एज बस ये आधे लोगों को ही, मतलब आधे लोग ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो बाकी के बचे हुए हैं वो फालतू में काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है कि वो काम करें, वो फालतू में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर ईयर्स has decreased but still around half of workers are working in primary sector mainly in agriculture। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आ जाती है हमारी यहाँ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अब देखो जैसे मैंने ले लिए आपकी एक फैमिली ले ली गांव में कि हाँ भाई एक फैमिली है, ठीक है, अब उसमें सब काम कर रहे हैं, उसमें सारे लोग काम कर रहे हैं एक फैमिली के, जबकि जितना उस फैमिली में 2 लोग काम कर रहे हैं, जितना काम 2 लोग उस फैमिली में कर रहे हैं, उससे जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जितने बाकी सब कर रहे हैं, सब मिलाकर कर रहे हैं उतना आ रहा है। मतलब औरों की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो बाकी मतलब बिना फालतू काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया, डिसगाइज एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब ज़रूरत ही नहीं है उनको तो काम करने की। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें लाइंस पढ़िए ज़रा अच्छे से। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द ईयर्स हैज़ डिक्रीज बट स्टिल अराउंड हाफ ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादातर आपको ये एग्रीकल्चर के मामले में दिखाई देगा कि ज़्यादा लोग जो हैं काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उतना पैसा जितना वो मिला के कर रहे हैं उतना तो 2 आदमी भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मतलब दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन। ठीक है, ऐसा मतलब हिडन ही रह गया ना उनका काम, तो भाई उनका काम की वैल्यू ही नहीं रही फिर तो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 3 सेक्टर्स जो आपके हैं, जो हमारे इस टेबल में दिख रहे हैं, अच्छे से आप कंपेयर कर सकते हो ना। आप कॉपी में लिख दो सीधा कि सबसे पहला ये टेबल बना दो पूरा अच्छे से, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है हमारा, नीचे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी होता क्या, और साथ साथ वो बोल रहा है एक्सप्लेन करो। तो देखो जीडीपी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये पूरा लिखा हुआ है, आंसर मार्क कर देती हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। पूरा ये आपका क्या आ जाएगा, ये जीडीपी का सेकंड क्वेश्चन का ये आपका आंसर है कि जीडीपी होता क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होता है, ये लिख लीजिए। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पे, एक्सप्लेन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर तो यहीं दे रखा है कि आपका डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा पैराग्राफ है, पूरा लिख दीजिए, आ जाएगा आपका थर्ड का आंसर यहाँ है। ठीक है, चौथा, विच सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इन द ईयर 2011 to 12। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, टेबल से पता चलेगा। आप टेबल पे देखते हैं, देखो 2011 और 12 में शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, जीडीपी में पूछा है क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका है, इसका प्राइमरी सेक्टर का 15 दे रखा है इन्होंने, सेकेंडरी सेक्टर का 25 दे रखा है, टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा दे रखा है 60%। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या,
टर्शरी सेक्टर। ठीक है, आपको थर्ड मैंने मार्क करा दिया, ये आपका थर्ड था। फर्स्ट आपका वो टेबल है, आपका पूरा टेबल ड्रॉ कर लो। जीडीपी पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं दे रखा है जहाँ मैंने मार्क करवाया था। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कम से कम अपने 20 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।